drama. Coming out and send you to your mama. Whip the bitch out. Drop your body in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing. चलो बच्चों, आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है ना। छठवां चैप्टर है अपना, और इसका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अपन लोग इसमें जो है थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्या है जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो कुछ मतलब कि जैसे अब चैप्टर जो चालू होगा तो अब इसमें कौन कौन से वर्ड जो है वो आपको यूज होंगे, ठीक है ना, और उस वर्ड का मतलब क्या होता है, और थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है ना। सिमिलर, किसकी बात कर रहे हैं अपन? सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस की, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं और सिमिलर किसे कहते हैं, ठीक है ना। सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है समरूप, और कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वांग सम, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्लियर करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड जो हिंदी वाला है इसको थोड़ा सा समझते हैं। सर्वांगसम में क्या है? सर्व, सर्व। आंग का मतलब क्या हुआ है? अंग। और सम का मतलब क्या हुआ? समान, ठीक है ना। सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ? सर्व अंग समान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ग्रुएंस किसे कहा जाता है? ऐसा शेप, स्ट्रक्चर, मतलब अपने पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसके सभी अंग क्या हों, मतलब अपने पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर या संरचना रहती है, ठीक है ना। कोई ऐसी स्ट्रक्चर या संरचना जिसके सभी अंग, यानी कहने का मतलब ऑल पार्ट्स क्या हो? इक्वल हो। सारे के सारे अंग क्या हो? इक्वल, यानी कि समान हो, समान हो या बराबर हो भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है। अभी इसके बारे में समझते हैं कंडीशन अच्छे से। पहले इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्लियर कर लो। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हिंदी में सर्वांगसम। अब सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ? सर्व अंग समान, सर्व अंग समान यानी सारे के सारे अंग। तो अंग का मतलब यहाँ पे क्या है? अपन जिस भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि वो सर्वांगसम है कि नहीं है, यानी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो वो संरचना कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएगी जब उसके सारे पार्ट, मतलब दो स्ट्रक्चर अपने पास रहेंगे या जिसका भी कंपैरिजन करने के लिए बोला जाएगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? उसके पार्ट। अब पार्ट का मतलब क्या है? जो स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे अपन, जैसे एंगल हो गया, साइड्स हो गया, कोण हो गया, भुजाएं हो गई, ये सब उसके क्या कहलाते हैं? पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे पार्ट जब क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर का मतलब क्या हुआ? सिमिलर का मतलब यहाँ पे देखो, समरूप। सम का मतलब क्या हुआ? समान। सम का मतलब क्या हुआ? समान। और रूप का मतलब क्या हुआ? रूप का मतलब आकृति, बोल सकते हो। आकृति, आकृति मतलब शेप, आकृति यानी कि शेप, ठीक है ना। समान आकृति, यानी कि सिमिलर का मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी कोई संरचना अपने पास प्रेजेंट हो जिसकी आकृति जो है, यानी कि शेप जो है वो क्या हो? शेप यानी कि आकृति जो है वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। आकृति समान हो, सेम हो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बोला? इक्वल। यहाँ पे हमने क्या बोला? इक्वल। सारे पार्ट्स क्या हो? इक्वल हो। और हमने यहाँ पे क्या बोला? आकृति क्या हो? सेम हो, ठीक है ना। अब देखो, तो बात यह आती, सर्व अंग सम के लिए पहले तो सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। उसके लिए ये भी कंडीशन जरूरी है कि ये कैसा होना चाहिए इनका? अब सारे पार्ट्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके क्या हो? शेप भी क्या हो? इक्वल हो, शेप सेम हो, ठीक है ना। तो यानी कॉन्ग्रुएंस का अगर हम यहाँ पे ये बोला जाए कि ये तो ठीक है सारे पार्ट्स क्या हो? इक्वल हो, लेकिन साथ ही साथ शेप जो है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। शेप यानी कि आकृति जो है वो क्या हो? आकृति क्या हो? सेम हो, यानी कि समान हो। क्लियर हो गया? इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि इसकी जो शेप तो सेम रहना चाहिए, लेकिन इसके पार्ट्स जो है वो इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है। पार्ट्स, भाग जो है वो इक्वल, इक्वल मैग्नीट्यूड के हों ये जरूरी नहीं, मतलब इक्वल हों ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि शेप तो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सिमिलर के लिए क्या कंडीशन है कि शेप सेम रहना चाहिए, उसका पार्ट्स या मतलब कि भाग जो है, या ये भी बोलते हैं कि आमा साइड, पार्ट बोल लो, या इसका ये बोल लो कि इसके जो पार्ट्स के साइड हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, ठीक है ना। या फिर ये बोल सकते हो कि अपन उसका साइज बोल सकते हैं, साइज यानी कि आकार, ठीक है ना। आकार, क्या बोला हमने? आकार। तो यहाँ तो दोनों सेम होना चाहिए, उसका आकृति भी सेम होनी चाहिए और साइज भी क्या होनी चाहिए?
सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या बोला, शेप के साथ सभी पार्ट्स इक्वल, मतलब क्या बोल रहा हूँ, साइड 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 शेप भी सेम होना चाहिए और साइड यानी कि आकार भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना, सेम हो, ठीक है। लेकिन इस वाले की अगर बात करें तो इसका शेप सेम होना चाहिए, आकृति सेम होनी चाहिए, साइड इक्वल हो या ना हो। क्लियर हो गया। तो ये है कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा सा और बेटर क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन इस चीज दोनों चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल अपन किसका ले ले रहे हैं, मान लो वृत्त का लेते हैं। किसका लेते हैं, वृत्त, सर्कल का, ठीक है ना, क्लियर। तो अगर अपने पास एक स्ट्रक्चर क्या है, सर्कल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब हम बात ये करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे सर्कल, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस होते हैं या सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। क्या बोला हमने, क्या सारे के सारे सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं या सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। यानी जितने भी प्रकार के सर्किल बनते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जितने भी प्रकार के सर्किल होते हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं यानी कि सर्वांगसम होते हैं या सिमिलर यानी समरूप होते हैं, सभी सर्कल। तो आप देखो सर्कल का जो मेन हिस्सा होता है, मेन पार्ट होता है, वो क्या होता है, उसका रेडियस, ठीक है ना। तो यानी कि सर्कल जो होता है एक सेंटर होता है, उससे एक फिक्स डिस्टेंस पर उसके चारों ओर क्या होता है, एक पथ बनता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो सर्कल जो है वो उसका सर्कल जो है पूरा उसका बेसिक पार्ट कौन है, रेडियस, ठीक है ना। तो अब ये रेडियस जो है वो किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी का बड़ा भी हो सकता है, कोई बड़े रेडियस का भी बन सकता है और कोई छोटे रेडियस का भी बन सकता है। तो अब एक बात बताओ, इन सभी चीज़ों में क्या कॉमन है, इन सभी चीज़ों में अगर मैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, इन चारों स्ट्रक्चर में कॉमन क्या है, इन चारों स्ट्रक्चर में कॉमन ये है कि इन सभी के जो शेप हैं, क्या बोला मैंने, शेप जो है यानी कि आकृति जो है वो क्या है, सेम है। सब क्या है, सेम आकृति, सेम है। लेकिन क्या इसकी साइड सेम है, इनकी जो साइड है यानी कि जो आकार है या आमाप बोल लो, तो क्या इनके आकार या आमाप सेम है, तो ये जो है वो सेम नहीं है, ये सेम है। यानी कि जितने भी प्रकार के हमने यहाँ सर्किल बनाए सब एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, सबका रूप यानी कि सबका जो शेप है वो एक ही जैसा है। लेकिन यहाँ पे साइड जो है वो अलग अलग है, क्यों साइड क्यों अलग अलग हो गए, क्योंकि इनके रेडियस यानी जो त्रिज्या है वो क्या है, अलग अलग है। इस हिसाब से अगर हम ये देखें तो जितने भी सर्किल होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, हम सभी सर्कल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। यानी जितने भी प्रकार के सर्किल होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्लियर हो गया, समझ में है। क्या ऑल सर्किल को अपन कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका रेडियस जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। और अगर मान लो रेडियस इक्वल हो गया, मान लो एक और सर्किल अपन बना लेते हैं, ये मान लो कि R5, अब यहाँ पे देखो R2 और R5 दोनों क्या है, बराबर। अब जैसे ही दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ये इसका तो शेप सेम है ही, साइड भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइड भी सेम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। भाई कॉन्ग्रुएंट अपन लोग किसको बोलते थे कि भाई स्ट्रक्चर जिसके सारे पार्ट क्या हो, इक्वल हो, लेकिन पहले तो उसको शेप भी सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट के लिए यानी सर्वांगसम के लिए पहले उसका क्या होना चाहिए, शेप भी यानी आकृति भी सेम होनी चाहिए। तो दोनों सर्किल है तो दोनों का शेप सेम है, दोनों वृत्त हैं, ठीक है ना। लेकिन दोनों को मैंने रेडियस भी अगर बराबर कर दिया तो इसका ऑल पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑल पार्ट्स मतलब जैसे रेडियस इक्वल हो गया, अब रेडियस इक्वल हो जाएगा तो इनका सरकमफेरेंस यानी परिधि भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना भाई। अगर रेडियस इक्वल हो जाएगा तो इनका पैरामीटर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पैरामीटर मतलब सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि, इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हर सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे, हर भाग, समझ गए, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से R2 और R5 जो है ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो यानी कि अपन दो सर्किल को कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम तभी बोल सकते हैं जब उन दोनों सर्किल यानी दोनों वृत्त के रेडियस यानी त्रिज्या क्या हो, बराबर हो। अगर सर्किल के रेडियस इक्वल नहीं होंगे तो उनके सारे पार्ट्स इक्वल नहीं आएंगे, यानी सभी भाग बराबर नहीं आएंगे। लेकिन शेप की अगर बात करें तो चाहे रेडियस बराबर हो चाहे ना हो, उनका शेप जो है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो इसलिए अपन सबको क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना, आए समझ में, ठीक है। तो आ गया समझ में ना कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर किसे कहते हैं, ठीक है ना। अपन सर्किल के एग्जांपल के थ्रू अपन इसको क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना। एक तरीके से और बोला जाता है कि सिमिलर अगर अपने को पहचानना है, सॉरी मतलब कॉन्ग्रुएंस अगर देखना है तो ये बोला जाता है कि अगर एक शेप दूसरे शेप को पूरी तरीके से क्या कर ले, ओवरलैप कर ले यानी ढक ले, है ना। एक शेप दूसरे शेप को अगर पूरी तरीके से क्या कर ले, ओवरलैप कर ले यानी ढक ले, तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। अब ऐसा नहीं करना है कि एक शेप आपने छोटा लिया और एक बड़ा ले लिया और छोटे के ऊपर बड़ा शेप रख दिया तो वो क्या हो गया, उसने उसको पूरा ओवरलैप कर। हाँ, दोनों साइड से क्या होने चाहिए, ओवरलैप। जैसे एक शेप ये ले लिया, एक शेप ये ले लिया, अब इससे अगर मैं इसको ओवरलैप करूँ तो ये हो जाएगा। ऐसे इधर साइड से ये इसको भी क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, मतलब पूरा ढक लिया,
ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस, यानी कि सर्वांग सम। लेकिन अगर तुम कोई ऐसा शेप ले लेते हो कि जैसे मान लो अपन जैसे मान लो एक ये ले लिया, ठीक है ना, एक ये शेप ले लिया, अब दूसरा मैंने ये शेप ले लिया। अब मान लो कि इस शेप को तो ये शेप पूरा ओवरलैप कर जाएगा, यानी सामने से तो दिखेगा नहीं, लेकिन इधर से देखेंगे तो क्या ये इसको ओवरलैप कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम नहीं है। आई बात समझ में। कॉन्ग्रुएंस के लिए एक ये भी बताया जाता है कि एक शेप दूसरे शेप को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले। तो केवल एक नहीं, दोनों एक दूसरे को क्या करे, ओवरलैप करे। दोनों साइड से देखने पर दोनों का, अगर इधर साइड से देखते हैं तो ये नहीं दिखना चाहिए पीछे वाला, और अगर इसको देखते हैं तो फिर इसके पीछे वाला नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ तो ऐसा है नहीं, इसके पीछे वाला ये दिख रहा है, मतलब ये और ये दोनों जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो अगर ये चाहते हो कि एक शेप दूसरे शेप को पूरी तरीके से क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो कि अपन अभी पूरा पढ़ ही चुके हैं। पॉइंट कंडीशन अपन अभी समझे थे ना कि कॉन्ग्रुएंस किसको बोलते हैं और सिमिलर किसको बोलते हैं। तो एक शेप दूसरे शेप, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को ओवरलैप तभी कर पाएगा, यानी उसको पूरी तरीके से तभी ढक पाएगा जब पहला तो कंडीशन ये है कि दोनों का शेप क्या होना चाहिए, बराबर सेम होना चाहिए। शेप अगर अलग अलग हो, जैसे मान लो हमने क्या लिया, मान लो अगर अपने पास एक ये है, अब जैसे एक ये शेप और एक मार्कर है। अब एक बात बताओ, क्या कभी ये मार्कर और ये इसको एक दूसरे के शेप को कभी ओवरलैप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले बात तो इन दोनों का शेप ही अलग है, तो एक दूसरे को ओवरलैप करना मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एक दूसरे को ओवरलैप करना यानी एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकना है, तो पहला तो कंडीशन ये होना चाहिए कि दोनों का क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, आकृति समान होनी चाहिए। अब शेप अगर बराबर हो गया तो फिर दोनों की साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी दोनों एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, ओवरलैप कर पाएंगे। अगर साइड बराबर नहीं हुआ तो भी ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए कंडीशन दोनों क्या इंपॉर्टेंट है कि पहला कि उनका शेप सेम होना चाहिए, दूसरा उनका साइज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर पाएंगे, ओवरलैप कर पाएंगे, जैसे ये हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अब सिमिलर के लिए क्या कंडीशन था भाई, सिमिलर के लिए कंडीशन यही है कि दोनों का शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइज अलग अलग भी हो सकती है। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखना, ठीक है ना। तो चलो अब इसके बाद थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं अपन, क्वाड्रिलेटरल का लेके करते हैं। इसका क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज की अगर बात की जाए, तो अपन सर्किल का तो एग्जांपल ले चुके। सर्कल जो होता है यानी वृत्त का एग्जांपल अपन ले लिए। तो सर्किल का जितने भी सर्किल बनते हैं सब सेम शेप के ही बनते हैं। सभी सर्किल का शेप यानी स्ट्रक्चर जो होता है, यानी जो उनकी आकृति होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। लेकिन जो साइड हो वो जरूरी नहीं है कि बराबर हो, रेडियस अलग अलग हो जाएगा तो उनका साइड भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो सारे सर्किल क्या हैं, सिमिलर हैं। जितने भी सर्किल बनते हैं वो सारे के सारे सर्किल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है ना। और जिस सर्किल का रेडियस बराबर हो जाएगा, यानी उनका दोनों का रेडियस यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी वृत्त की, तो वो वृत्त आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। दोनों वृत्त एक दूसरे को दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब अगर अपन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है ना। सर्वांग सम और सिमिलर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि क्या सारे के सारे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होते हैं। तो सीधी सी बात, हमने क्या बोला, कॉन्ग्रुएंस को लाने के लिए पहले तो शेप ही सेम होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस में आने के लिए, ठीक है ना। तो ऑल कॉन्ग्रुएंस जितने भी सर्वांग सम होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ऑल सिमिलर शेप यानी कि जितने भी समरूप होते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड दो एक तरीके का और क्वेश्चन बनता है कि जितने भी सिमिलर होते हैं तो वो क्या कॉन्ग्रुएंस होंगे, सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंस होंगे कि नहीं, मतलब सभी समरूप को अपन सर्वांग सम बोल सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि समरूप सर्वांग सम होने के लिए तो साइज भी बराबर होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि सबका साइज सेम हो, शेप सेम हो पर साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो सारे के सारे सिमिलर तो कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते। लेकिन क्या सारे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो सकते हैं, सारे सर्वांग सम क्या आपस में समरूप हो सकते हैं। तो पहला ही कंडीशन है, सर्वांग सम होने के लिए, कॉन्ग्रुएंस होने के लिए सबसे पहले उसको सिमिलर ही होना पड़ेगा, यानी शेप उनका बराबर ही रखना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे। अगर शेप ही अलग अलग हो गया तो फिर कहाँ से ओवरलैप कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर। यानी सारे कॉन्ग्रुएंस सिमिलर होते हैं बट सारे सिमिलर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो तो अपन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल जितने भी प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं क्या वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, या क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, सिमिलर होते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी समरूप होते हैं कि सर्वांग सम होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन सिमिलर की बात कर लेते हैं कि क्या सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने बनाया क्या, एक स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, स्क्वायर यानी वर्ग। दूसरा मान लो हमने क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, क्या बना लिया, रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब मान लो हमने तीसरा क्या बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया, मान लो क्या बना लिया,
पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है, क्लियर। मान लो हमने क्या बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया, यानी कि समांतर चतुर्भुज। और एक मान लो हमने बना लिया क्या, रोम्बस बना लिया। क्या बना लिया, रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया मान लो, ठीक है ना। काफी सारे हैं। अब जैसे मान लो अपन ने बना लिया क्या, ट्रेपेजियम बना दिया, मान लो क्या बना दिया, ट्रेपेजियम बना दिया, यानी कि समलंब चतुर्भुज बना लिया अपन ने। तो चतुर्भुज कितने तरीके के बनते हैं, तो क्या सारे के सारे एक ही जैसे दिख रहे हैं, नहीं ना, सबका शेप कैसा है, डिफरेंट है, यानी कि ऑल क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। ध्यान रखना, जैसे सर्किल में अपन ने पढ़ा था कि ऑल सर्किल आर सिमिलर, मतलब जितने भी प्रकार के वृत्त बनते हैं वो सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सर्किल का जो है वो केवल एक ही पार्ट है, वो है रेडियस, और उसी के अराउंड जब उसको अपन घुमा देते हैं तो एक पथ जो बनता है वो क्या कहलाता है, उसका सर्किल। तो सर्कल जो का चाहे किसी भी तरीके का हो, शेप हो, मतलब किसी भी तरीके की साइज हो, उसका शेप तो एक ही जैसे होगा, लेकिन सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल भी कई प्रकार के बनते हैं। तो जैसे अपन ने ले लिया स्क्वायर, ले लिया रेक्टेंगल, ले लिया पैरेललोग्राम, ले लिया रोम्बस, ले लिया ट्रेपेजियम, ले लिया काइट, ले लो भाई, काइट जो होता है, काइट ऐसे जो बनता है ये, ठीक है ना, ये हो गया। तो काइट का जो शेप है वो भी एक प्रकार का क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही ना है, पतंग का। लेकिन क्या सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल, क्या सारे के सारे चतुर्भुज एक जैसे हैं, नहीं है ना। यानी पहला क्वेश्चन इसका ये हो गया कि अगर आपसे पूछे ऑल क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, क्या सारे के सारे चतुर्भुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब जब समरूप नहीं है तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना। मैंने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं की है, मैंने यहाँ पे बोला ऑल क्वाड्रिलेटरल, सारे के सारे चतुर्भुज क्या सिमिलर होते हैं, यानी क्या सभी के सभी प्रकार के चतुर्भुज समरूप होते हैं, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज कई प्रकार के बनते हैं, क्वाड्रिलेटरल कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, ठीक है ना, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ऑल क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, सारे के सारे जो आपके चतुर्भुज होते हैं वो समरूप नहीं होते हैं। अब जब पहला ही कंडीशन गलत हो गया तो दूसरा सिमिलर ही जब गलत हो गया तो कॉन्ग्रुएंस का तो सवाल ही नहीं उठता। कॉन्ग्रुएंस तक आने के लिए पहले तो सिमिलर ही होना पड़ेगा भाई, सर्वांग होने के लिए पहले समरूप होना पड़ेगा। तो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी क्या है आपका कि ऑल क्वाड्रिलेटरल आर, अगर पूछ ले कॉन्ग्रुएंस तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब कि ये दोनों के दोनों ही आंसर क्या है, गलत है। यानी सारे क्वाड्रिलेटरल सभी प्रकार के चतुर्भुज जो होते हैं वो ना तो सिमिलर होते हैं ना ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं, समझ गए। अब ये क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बन सकता है कि मान लो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जितने भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, क्या बोला मैंने, कि जितने भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल बनते हैं उनमें से ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइप अगर अपन पकड़ लें, मतलब जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, इनमें से ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का उठाएं और उसको अपन किसी भी साइज का बना दें, वो जो है आपका क्या कहलाएगा, एक सिमिलर ही आएगा, मतलब समरूप ही आएगा। ऐसा कौन सा इसमें क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका कौन सा है, ये स्क्वायर, ये वाला। यानी आप स्क्वायर ले लो, यानी कि वर्ग ले लो, और जितने भी प्रकार के स्क्वायर बनते हैं, जितने भी प्रकार के वर्ग बनते हैं, अपन अगर वर्ग की बात करें यानी कि स्क्वायर की बात करें, तो जितने भी प्रकार के स्क्वायर बनते हैं, स्क्वायर कहते हैं किसको, स्क्वायर किसे कहते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या बोला, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं क्या हों, भुजाएं क्या हों, बराबर हों। और दूसरा ऑल एंगल्स आर सेम या इक्वल, यानी सभी कोण भी क्या होते हैं इसके, बराबर होते हैं। और वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना। कितना होता है, 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अपन अब यहाँ पे जितने भी प्रकार के आप स्क्वायर बनाओ, चाहे छोटा बनाओ, छोटे शेप का बनाओ, या इससे थोड़ा सा बड़े शेप का बनाओ, या इससे थोड़ा सा और बड़े शेप का बना दो, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के स्क्वायर आपके पास आएंगे वो सब एक ही जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये मान लो 4 सेंटीमीटर के हैं, अब सबका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे स्क्वायर जो है वो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसलिए ये स्क्वायर जो होता है वो सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन मान लो बाकी के क्वाड्रिलेटरल के लिए पूछा जाता है कि क्या सारे रेक्टेंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे, सारे पैरेललोग्राम सिमिलर होंगे,
कि सारे रोम्बस सिमिलर होंगे कि नहीं, सारे ट्रेपेजियम सिमिलर होंगे आपस में नहीं, कि सारे काइट आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है वो, इसका आंसर क्या है कि मतलब कि ये आपस में सिमिलर नहीं होते, मतलब सारे रेक्टेंगल जो होते हैं वो आपस में सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर के लिए अगर पूछ लिया जाए, सारे के सारे स्क्वायर जो है वो आपस में सिमिलर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये ध्यान रखना कि अभी ये समझते हैं कि बाकी के जो है वो सिमिलर क्यों नहीं होते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये ध्यान रखना कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है ना। जितने भी वर्ग होते हैं, सभी के सभी वर्ग जो है वो क्या होंगे, समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और जिन स्क्वायर का साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी भुजाएं भी उनकी बराबर हो जाएंगी, जैसे मान लो 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मान लो अगर अपन एक और स्क्वायर मान लो बना दिया और उसका भी जो शेप है, मतलब साइड जो है, साइड की लंबाई जो है वो 2 2 है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, ठीक है ना, सर्वांग सम भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शेप तो ऑलरेडी इक्वल है, साइज भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर ले जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है ना। ये ओवरलैप वाला वर्ड थोड़ा सा ध्यान रखे रहना कि दो स्ट्रक्चर आपस में कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाते हैं जब वो एक दूसरे को क्या कर ले जाएं, ओवरलैप कर ले जाएं, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरलैप करने के लिए सबसे पहले तो शेप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। शेप बराबर होने के साथ साथ उनका साइज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए किसी पर्टिकुलर दूसरे क्वाड्रिलेटरल, मतलब जैसे रेक्टेंगल के ऊपर पूछ लिया जाए कि क्या सारे के सारे रेक्टेंगल, यानी क्या सारे के सारे आयत आपस में समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी कहानी कैसे समझते हैं, तो देखो, मान लो अगर मैं क्या बना लेता हूँ, मान लो मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है ना। तो अपन रेक्टेंगल जब बनाएंगे तो समझना, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, रेक्टेंगल की बात करता हूँ, यानी कि आयत की बात करता हूँ, तो आयत किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं इनके। क्या बोला हमने, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है ना। इनके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर जो होता है उसमें भी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और रेक्टेंगल में भी सारे के सारे एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। बस ये कि स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं, लेकिन इसके अपोजिट साइड बस इक्वल होते हैं, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये लेंथ है, ये लेंथ है तो इसके सामने की लेंथ, ये ब्रीथ है तो इसके भी सामने का ब्रीथ, इसके तो सारे साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अब अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो आप देखो, जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ऐसा, ये बनाया, ठीक है ना। इसकी लंबाई मान लो ये कैसे, ये मान लो कितना है, 3 3, और ये 2 2। अब मैं मान लो एक दूसरा रेक्टेंगल बनाता हूँ, ये देखो, ये दूसरा रेक्टेंगल बना लिया। मान लो मैंने ये 1 का ले लिया और ये 4 का ले लिया। अब दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है ना। मान लो मैं एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने ले लिया कितने का, इधर साइड 5 का ले लिया, कितने का, 5 का ले लिया, ये 5 का ले लिया। और मान लो इधर साइड मैंने कितने का ले लिया, 3 का ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर का। तो क्या सारे के सारे रेक्टेंगल एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना। लेकिन अगर स्क्वायर बना दूंगा तो सारे के सारे स्क्वायर एक जैसे दिखेंगे, चाहे आप जैसे भी घुमा दो स्क्वायर को, आप चाहे जिस भी डायरेक्शन में रोटेट कर दो, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के कैसा दिखेगा, आपको कैसा दिखेगा, सिमिलर ही दिखेगा, समरूप ही, सेम सेम शेप का दिखाई देगा। लेकिन इनके शेप जो है वो सेम नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए ऑल रेक्टेंगल जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, आई बात समझ में। इसलिए ये सिमिलर में तो कैंसिल हो गया। ऐसे पैरेललोग्राम की भी अगर बात करें तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, बट इनके ऑल एंगल इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बस इक्वल होते हैं। जैसे मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इनकी, इक्वल, ये लेंथ और ये ब्रीथ मान लो, ठीक है। लेकिन अगर जब रेक्टेंगल जब सिमिलर नहीं दिखा तो पैरेललोग्राम कहाँ से दिखेगा, ये भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम का टाइप ही है, ये जो है वो एक प्रकार का पैरेललोग्राम का ही टाइप है। रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम का ही टाइप है, ठीक है ना, यानी कि समांतर चतुर्भुज के ही अंदर आता है ये आयत, ठीक है, क्लियर। तो जो पैरेललोग्राम होते हैं इनका भी अगर देखा जाए तो अपोजिट साइड ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना, और एंगल भी इक्वल नहीं होता। अब अगर मान लो मैं इनका मान लो पैरेललोग्राम बनाता हूँ काफी सारे, तो एक तो पैरेललोग्राम यही आ गया रेक्टेंगल, और दूसरा जैसे मान लो मैं इनके बीच का एंगल चेंज करता हूँ, अपोजिट साइड हमें क्या करना है, इक्वल एंड पैरेलल। हमें अपोजिट साइड क्या रखना है, इसमें भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ऐसे ही जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, बट सारे एंगल यहाँ इक्वल नहीं होते हैं। तो अब मैं एंगल अगर चेंज कर दूंगा, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, तो मैं एंगल चेंज करूंगा बट अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल ही रखूंगा, तब भी दोनों सेम नहीं दिखाई देंगे, क्लियर हो गया, समझ में आए। तो जैसे रेक्टेंगल जो है उसका मैंने क्या कर दिया, एंगल तो सारे सेम थे, रेक्टेंगल में एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है ना। तो मैंने एंगल तो सबका 90 डिग्री ही रखा था, लेकिन मैंने साइड जो है वो क्या कर दी, अलग अलग। लेकिन अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मैंने इक्वल ही रखा था, लेकिन लेंथ और ब्रीथ मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी। लेंथ और ब्रीथ चेंज हो सकता है ना, तो जब लेंथ और ब्रीथ चेंज हो जाएगा तो उसका शेप ना चेंज हो जाएगा,
दोनों का शेप एक जैसा दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा ना। ऐसे ही अपन इसमें बात करते हैं पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम के तो सारे एंगल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो अगर मान लो मैं पैरेललोग्राम का एग्जांपल लेता हूँ, पैरेललोग्राम यानी कि अपन समांतर चतुर्भुज का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो मैं समांतर चतुर्भुज कितने तरीके से बना सकता हूँ। तो अगर अपन इसके एंगल बराबर नहीं होते हैं तो एंगल चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है, इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पर अपोजिट साइड में पैरेलल और इक्वल ही रखूंगा, ठीक है ना। अभी देखो, एक मैंने ये बनाया, ये बना दिया, एक इसका एंगल मैंने 90 डिग्री रख दिया। अब अपोजिट साइड जो है वो मान लो 4 4 का है और ये मान लो 3 3 का है। अभी दूसरा मैं मान लो बनाता हूँ, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, मान लो मैं 4 और 3 का ही रख रहा हूँ। कितने का? 4 और 3 का ही रख रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें एंगल क्या कर दे रहा हूँ? चेंज कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये 4 4 का है और ये 3 3 का है, पर मैंने एंगल जो है वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मान लो कि ये एंगल जो है वो चेंज होकर कितना आ गया? मान लो कि मान लो 70 डिग्री आ गया, ठीक है, समझ गए। तो अब क्या दोनों का शेप सेम है? नहीं है ना, दोनों का शेप क्या हो गया? अलग हो गया ना। इस तरीके से आप इसका एंगल चेंज करते जाओगे, बट अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल ही रखना है। अपोजिट साइड यानी समूह भुजाओं को समांतर और बराबर ही रखना है, तो इसका फिर भी शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया था? एंगल सारे बराबर होते हैं, लेकिन लेंथ और ब्रीथ मैंने क्या कर दी? चेंज कर दी। लेकिन आप अपोजिट साइड जो है यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर रखा था, लेकिन अलग अलग में मैंने आमने सामने की भुजाएं अलग अलग ले रखी थी। एक में 3 ले रखी थी, एक में 4, एक में 5, ऐसे। तब भी इसका शेप क्या हो गया? अलग हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करें पैरेललोग्राम का, तो इसके तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं और एंगल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो मान लो कि मैं अपोजिट साइड क्या है, सब में मैं अपोजिट साइड बराबर ले रहा हूँ, मतलब इसमें भी लेंथ जो है 4 ले रहा हूँ, इसमें भी लेंथ 4 है, इसकी ब्रीथ 3 है, इसकी ब्रीथ 3, लेकिन मैंने एंगल चेंज कर दिया। पैरेललोग्राम ये भी है, पैरेललोग्राम ये भी है, पर दोनों का शेप क्या हो गया? एंगल की वजह से अलग आ गया। आई बात समझ में? तो यानी कि ये जो जितने भी अब आगे के आपको शेप दिख रहे हैं, इन सब में अगर आप साइड या एंगल चेंज कर दोगे, बाकी की प्रॉपर्टी, कॉमन जो प्रॉपर्टी है उसको रखते हुए अगर आप उसका साइड और एंगल चेंज करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? उसका शेप अलग हो जाएगा, समझ गए। अब जैसे रोम्बस की बात कर लो, रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रोम्बस एक प्रकार का क्या है? पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बट इसका एंगल इक्वल नहीं होता। तो जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, ऐसे ही रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसके चारों एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन उसके चारों एंगल बराबर नहीं होते। तो मैं उसके सारे साइड इक्वल रखूंगा, बट एंगल चेंज कर दूंगा ना। सारे साइड को इक्वल रखते हुए एंगल अगर चेंज करता जाऊंगा, तो उसका शेप क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। समझ में है क्या बोला मैंने? उसका शेप क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अगर मैं रोम्बस की एग्जाम्पल लेता हूँ, तो रोम्बस को अगर आप एग्जाम्पल में लेके करोगे, रोम्बस यानी हो गया समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसके चारों साइड क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या हों? समांतर हों, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, सॉरी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना। इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं, बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। हाँ, आमने सामने की जरूर बराबर हो सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का एग्जांपल है। तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल ही होंगे, लेकिन इसके चारों साइड इक्वल है। पैरेललोग्राम में केवल अपोजिट साइड इक्वल रखते हैं, तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल रखते हैं। तो ये एक प्रकार का स्क्वायर से ही मिलता जुलता है, बट स्क्वायर का एक खासियत ये है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, बट इसके चारों एंगल बराबर नहीं होते हैं। तो अब मैं अगर इसका एंगल चेंज करके अगर इसका शेप तैयार करता हूँ, तो जैसे मान लो मैंने एक शेप ये तैयार किया, ये रोम्बस का है, ठीक है ना, ये, और एक शेप मैंने यही यही 4 4 का ही लेते हुए मैंने एक शेप ये बना दिया, ये देखो, ये भी 4 4 का ही है, ऐसे समझ लो। तो क्या दोनों शेप एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। मैं इनका चारों साइड बराबर है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, इसके भी चारों साइड बराबर है, 4 4 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसका एंगल और इसका एंगल डिफरेंस होने के कारण इसका जो शेप है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि सारे रोम्बस को अपन सिमिलर नहीं बोल सकते, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब सिमिलर नहीं बोल सकते यानी समरूप नहीं बोल सकते, तो कॉन्ग्रुएंट तक तो पहुंचोगे ही नहीं, सीधी सी बात है, यानी सर्वांग तक तो जाओगे नहीं। तो यानी कि जितने भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल हैं, उन सभी क्वाड्रिलेटरल में से अपन के पास एक ही ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जितने भी मतलब उस पर्टिकुलर टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल, यानी जैसे स्क्वायर हो गया, तब जितने भी स्क्वायर बनेंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है ना। बाकी के जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, कारण समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर। और ये आपस में अगर इनके साइड्स भी बराबर हो गए यानी भुजाएं इक्वल हो गई, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंस में भी चला जाएगा, क्योंकि सिमिलर वाला तो पहले ही केस अप्लाई हो गया कि सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सभी के सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं। अब सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंस में जाने के लिए उनके साइड भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा।
लेकिन बाकी के जो केस में है उसमें ना तो सिमिलर है ना ही कॉन्ग्रुएंट। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लो अपन ये पूछ लें कि रेक्टेंगल, क्या बोला मैंने कि रेक्टेंगल, अब ऐसा तो है नहीं कि रेक्टेंगल में जितने भी प्रकार के अपन रेक्टेंगल ले लेंगे तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं। हमने क्वेश्चन क्या पूछा, क्या सारे, क्वेश्चन अच्छे से समझना, मैंने क्या पूछा था कि क्या सारे के सारे पैरेललोग्राम आपस में सिमिलर होते हैं, क्या सारे के सारे पैरेललोग्राम आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसका आंसर था नहीं। लेकिन क्या ऐसा एक भी रेक्टेंगल नहीं होगा कि जो आपस में सिमिलर ना हो, क्या ऐसा एक भी रेक्टेंगल नहीं है जो कॉन्ग्रुएंट ना हो, तो क्या ये ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको भी समझ लो, यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर का एक नया टॉपिक, यही इसी क्वेश्चन से जो हमने क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन का मतलब अच्छे से क्लियर किया रहना। मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या सारे के सारे, अब ये तो क्लियर हो गया कि नहीं सारे क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर नहीं होते, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल अलग अलग टाइप के बनते हैं। तो जब आपस में सारे क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं होंगे, यानी जितने भी चतुर्भुज हैं वो आपस में जब समरूप नहीं होंगे, तो कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम भी नहीं हो सकता, ये तो क्लियर ही है। लेकिन अगर अपन किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर अगर बात करें, किसी एक फिक्स स्ट्रक्चर वाला, फिक्स शेप वाले की अगर अपन क्या करें बात करें, तो उसके अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या इसमें से कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि जितने भी वो उस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आप बनाओ वो आपस में सिमिलर हो जाए, तो उसका आंसर है स्क्वायर। यानी हम जितने भी स्क्वायर बनाएंगे वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। और अगर एक भी उनमें से जितने भी स्क्वायर हैं, अगर उसमें से कुछ या जिनका भी साइड्स भी अगर आपस में बराबर हो जाए, यानी कि भुजाएं भी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो कैसा बन जाएगा, मतलब कि वो एक कॉन्ग्रुएंस भी बन जाएगा। ठीक है ना। अब ये तो इनकी लिस्ट में से हट गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये मैं बोल रहा हूँ कि क्या सारे के सारे रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल के ऊपर जब अपन क्वेश्चन बनाए थे, तो क्या सारे के सारे रेक्टेंगल आपस में सिमिलर होते हैं? क्वेश्चन में अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूज होता है आदमी। ठीक है ना। ये इस टॉपिक जो है वो लोग काफी खतरनाक समझ लेते हैं और इसको बहुत जल्दी से बहुत से लोग क्या कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं इसको। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट लॉजिक वगैरह जो है वो उनको समझ में नहीं आता या वो समझते नहीं है। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उस पर थोड़ा गौर करना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हमने बोला कि क्या सारे के सारे रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल आर सिमिलर, क्या सारे के सारे आयत जो होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं? तो इसका आंसर अभी हमने क्या एग्जांपल के थ्रू समझ चुका है कि सारे के सारे जो रेक्टेंगल होते हैं वो आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। ठीक है ना। कारण क्या था कि एंगल तो सेम थे, लेकिन अगर अपन साइड क्या कर लिया, डिफरेंस ले लिया, तो उनके शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। रेक्टेंगल में एंगल बराबर नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने मान लो साइड अपोजिट साइड, मान लो मैं अलग अलग रेक्टेंगल बना रहा हूँ, अलग अलग एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, तो अगर मैं उनके अपोजिट साइड इक्वल ले भी लेता हूं, लेकिन मैं उनके एंगल क्या कर दे रहा था, डिफरेंस कर दे रहा था। ध्यान रखना मैंने किन चीजों में चेंजेस किया था, मतलब मैंने किन चीजों में बदलाव किया था, ये समझाने के लिए कि सारे के सारे रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं कि नहीं, सारे के सारे पैरेललोग्राम जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं कि नहीं, सारे के सारे रोम्बस जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं। तो इस चीज को हमने क्या बोला कि ये सारे के सारे टाइप के रेक्टेंगल यानी आयत, सभी प्रकार के समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम या सभी प्रकार के रोम्बस यानी समचतुर्भुज आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। ये हमने कैसे बताया, उसके कौन सी चीज में बदलाव करके। तो पहला पॉइंट था इनकी साइड यानी कि भुजाओं, यानी जो भुजाएं होती हैं उनमें चेंजेस कर दिया। दूसरा मैंने उसके एंगल यानी कि कोण को बदल दिया, इनमें चेंजेस किया, तो शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। शेप जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि आकृति जो है वो क्या हो गई, बदल गई। आई बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन ये है अपना कि क्या ऐसा कोई भी रेक्टेंगल नहीं है क्या कि वो आपस में सिमिलर हो? सारे के सारे रेक्टेंगल तो आपस में सिमिलर नहीं हो सकते हैं, पर क्या उन सभी में से ऐसे कोई रेक्टेंगल है कि नहीं जो आपस में क्या हो, सिमिलर हो? ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन को अच्छे समझना कि ऐसा अपन बोल तो रहे हैं कि सारे के सारे रेक्टेंगल जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, बट उनमें से कुछ रेक्टेंगल ऐसे होते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। सारे टाइप्स के रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते, बट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। अब वो क्या कंडीशन है समझना है। यहीं से आपका इससे रिलेटेड यानी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर यानी सर्वांगसम और समरूप से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है, क्या जो ये इसको पहचानने के लिए बोला जाता है, और वो क्या है आप समझते हैं। ठीक है। तो देखो हमने किन चीजों में बदलाव किया था जिसकी वजह से वो सिमिलर नहीं हुए। ठीक है ना। टाइप मैंने एक ही रखा बट वो फिर भी सिमिलर नहीं हुए। साइड और एंगल में मैंने बदलाव किया। ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड यानी कि अपन जो टाइप पढ़ रहे हैं वो मतलब जो अपन क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार का क्या है, पॉलीगन। क्या है, पॉलीगन है। ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या है, बहुपद है, बहुभुज, बहुपद, बहुपद नहीं सॉरी, बहुभुज। ठीक है ना। भुजाएं, बहुभुज। पॉलीगन किसको बोलते हैं, मतलब वही स्ट्रक्चर जो लाइन सेगमेंट द्वारा क्या हो, बना हो, यानी कि जो क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट यानी रेखाओं द्वारा, ठीक है ना, क्या होते हैं वो बनते हैं। पॉलीगन किसको बोलते हैं, वह स्ट्रक्चर जो लाइन सेगमेंट द्वारा क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, यानी कि रेखाओं द्वारा, सीधी रेखाओं द्वारा एक क्लोज कर्व होता है। कैसा होता है, क्लोज कर्व होता है। ठीक है ना, बंद वक्र होता है।
लेकिन वो वक्र जो है वो कैसा होना चाहिए, उनका वक्र जो है वो किसके द्वारा बना होना चाहिए, क्लोज कर्व यानी बंद वक्र जो है वो किसके द्वारा बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट यानी रेखाओं द्वारा बना हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीगन। तो उसी से रिलेटेड अपन दो पॉलीगन को हम कब कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो उससे रिलेटेड अपन को समझना है। तो अपन दो पॉलीगन को कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर कब बोल सकते हैं, तो उसका पहला पॉइंट अभी हमने क्या बोला कि हमने किन किन चीजों में बदलाव किया है उसके साइड और एंगल पे, ठीक है ना। तो इसमें ये बोला जाता है कि शेप, ये तो पढ़ चुके कि शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब पहले सेम टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, शेप क्या होना चाहिए, सेम हो, है ना, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, यानी कि आकृति जो है वो क्या होना चाहिए, समान हो। पहला पॉइंट ये हो गया। तो जैसे अपन किसकी बात करें, मान लो स्क्वायर की बात करें, तो उसका कॉन्ग्रुएंस आपको अगर चाहिए तो स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। रेक्टेंगल की अगर बात करें तो उसका कॉन्ग्रुएंस अगर आपको चाहिए यानी सर्वांगसम, तो आपको रेक्टेंगल ही लेना पड़ेगा, यानी कि आयत ही लेना पड़ेगा। अगर पैरेललोग्राम का कॉन्ग्रुएंस आपको चाहिए तो आपको दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी का लेना पड़ेगा, पैरेललोग्राम का ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके का। तो शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा चीज हमने क्या बोला कि साइड यानी कि उनका आमाप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ये तो आप इसमें पढ़ चुके थे। लेकिन जब सिमिलर की केस की बात आती है, कॉन्ग्रुएंस का पहुंचने के लिए तो पहले सिमिलर में ही आना पड़ेगा। तो लेकिन अब सिमिलर की अगर बात करें तो अपन ने सिमिलर यानी समरूप में ये तो देख लिया था कि अगर साइड मतलब एक ही टाइप का अगर अपन कोई क्वाड्रिलेटरल पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर उसका स्क्वायर को छोड़कर बाकी जितने भी अगर उनके साइड और एंगल में चेंजेस किया जाए तो उनकी जो सिमिलरिटी है यानी जो समरूपता है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार के रेक्टेंगल में, यानी अगर अपन जैसे दूसरा रेक्टेंगल लिया क्या, आयत, तो अगर मुझे एक रेक्टेंगल का सिमिलर दूसरा रेक्टेंगल अगर चाहिए तो क्या कंडीशन उसके लिए जरूरी है, तो पहला कंडीशन ये है, हमने क्या बोला, सिमिलर मतलब सेम शेप, सिमिलर मतलब सेम शेप, समान आकृति, क्या बोला हमने, समान आकृति। और समान आकृति अगर आपको चाहिए, सेम शेप अगर चाहिए, तो आपको उसका एंगल यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या रखना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या हो, इक्वल हो, समझ गए, यानी संगत कोण क्या हो, बराबर होना चाहिए। ये समझ में, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ कि सिमिलर अगर आपको दो पॉलीगन आपस में सिमिलर चाहिए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहली बात तो क्या होना चाहिए, बराबर। मैंने एंगल में चेंजेस किया था तो उसकी सिमिलरिटी चेंज हो गई थी ना, तो जो चीज उसकी सिमिलरिटी चेंज कर रही है उसको फिक्स रखो, तो एंगल क्या कर लो, सेम रख लो। कॉरेस्पॉन्डिंग दो क्वाड्रिलेटरल है अपने पास, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर लो, इक्वल कर लो, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट अपन ने किस चीज में चेंजेस किया था, साइड में, ध्यान रखना क्वेश्चन भी काफी इससे रिलेटेड बनते हैं, ठीक है ना। तो साइड से रिलेटेड अपन ने साइड चेंज किया था, यानी भुजा की लंबाई बदली थी तो उसकी सिमिलरिटी क्या हो गई थी, चेंज हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ अगर अपन उसका साइड क्या होंगे, बराबर रख दूंगा तो वो तो कॉन्ग्रुएंस में चला जाएगा, तो सिमिलर तो हो गई। लेकिन इक्वल अनइक्वल अगर साइड हुआ तब किस केस में वो सिमिलर कहलाएगा, तो उसका क्या बोला जाता है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड का जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड है का जो रेशियो है वो क्या हो, इक्वल हो। आई बात हमने हमने क्या बोला, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, दो क्वाड्रिलेटरल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या होना चाहिए, संगत कोण जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर हो। और संगत कोण के साथ साथ अगर उसका संगत भुजाएं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, समान अनुपात में, या उनका रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो वो सिमिलर में जा सकता है। ये भी एक अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसके पहले हमने जो पढ़ा था तो हमने क्या बोला था कि एक शेप या एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से अगर ओवरलैप कर जाए तो वो किस में चला जाएगा, कॉन्ग्रुएंस में, ठीक है ना। तो उसके लिए दोनों का पहले तो शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दूसरा फिर उनकी साइड भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी क्या वो कर पाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे। अब अगर इसी के अंदर और डीपली तरीके से जाया जाए तो देखा जाए आगे चल के पता चलता है कि सारे प्रकार के क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो सिमिलर तो नहीं होते हैं, बट उनमें से कुछ क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं। उसका ये एक कंडीशन है, वो ये है कि शेप सेम हो, तो शेप सेम रखने के लिए पहला तो क्या होना चाहिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, उनके जो साइड का रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में। अब इसको अपन थोड़ा सा कुछ एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने क्या लिया, हम मान लो रेक्टेंगल को ही ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। अपन रेक्टेंगल की ही बात करते हैं। तो अब जैसे मान लो हमने एक रेक्टेंगल लिया, ये मान लो कितने का है, 4 का है, और ये 3 का है, और इनका एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ABCD। अब मैं दूसरा रेक्टेंगल ले रहा हूँ जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, ब्रीथ जो है वो 6 सेंटीमीटर की, एंगल तो 90 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है ना। ये मान लो मैंने ले लिया PQRS। अब देखो
इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, ये 90 तो ये भी 90, भाई एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, ऐसे एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, और एंगल डी एंगल एफ के बराबर है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरा मैंने बोला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तब जैसे मान लो मैं इसके ए बी, इसकी साइड ए बी और इसके साइड पी क्यू का रेशियो निकालता हूँ, ये 4/8 है, तो इसका आएगा कितना, 1/2, कितना है 1/2, ठीक है, क्लियर हो गया, कितना है 1/2। अब जैसे मान लो मैं इसका रेशियो निकालता हूँ, बी सी और पी क्यू आर का निकालता हूँ, तो बी सी कितना है 6, सॉरी 3, और इसका कितना है 6, इसका अनुपात निकालता हूँ तो कितना आता है 1/2। तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ऐसे इसका इसके साथ रेशियो निकालोगे 1/2, इसका इसके साथ रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा। तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं। क्या है, ये आपस में सिमिलर है। अब जो चीज सिमिलर है उसको कॉन्ग्रुएंस तक भी पहुंचाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों का लेंथ बराबर हो जाए, अब ब्रीथ भी आपस में क्या हो जाए, बराबर, मान लो ये भी 8 का हो जाए और ये 6 का हो जाए, तो ये दोनों आपस में कहाँ चले जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस में, यानी समरूप, सॉरी सर्वांग में आ जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दो पॉलीगन आपस में, देखो इस सर्किल का और स्क्वायर का तो अलग कहानी हो गई, ठीक है ना, कि उनको किसी भी साइड का ले लो वो सिमिलर ही होंगे, और अगर उनका रेडियस और स्क्वायर के साइड बराबर हो गए तो कॉन्ग्रुएंस में चले जाएंगे। लेकिन बाकी के जो स्ट्रक्चर बचे हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो सारे के सारे आपस में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस नहीं होते, उसके लिए कंडीशन होता है, वो कंडीशन ये निकल के आ रहा है। क्या कंडीशन आ रहा है कि दो पॉलीगन को आपस में सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है, तो पहला तो सिमिलरिटी के लिए उनका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। शेप सेम होने का मतलब ये है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल है। रेशियो ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंस के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो, बराबर। लेकिन सिमिलर में मैंने क्या बोला, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं, मैंने क्या बोला, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए, यानी कि उनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आगे कहानी कि बाकी के जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर को छोड़ के बाकी के जो क्वाड्रिलेटरल है उनमें अगर अपन को सिमिलरिटी चाहिए तो वो किस केस में आपस में सिमिलर हो सकते हैं। तो उसका केस ये है कि अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर हो जाए और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो जाए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, और साथ ही साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए तो दोनों में कॉमन है, लेकिन साइड की बात करें तो सिमिलरिटी वाले में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए और कॉन्ग्रुएंस में तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही बराबर होना चाहिए। तो आगे कहानी कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर किसे कहते हैं, क्लियर है ना टॉपिक। अब अगर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, यानी चतुर्भुज से रिलेटेड कि कौन सिमिलर कौन कॉन्ग्रुएंस होगा, तो बता लोगे ना, ठीक है ना, क्लियर हो गया। मतलब कि ये जितने भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है उनमें से जो अपना स्क्वायर है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कितने भी प्रकार के आप स्क्वायर बना दो वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी सारे के सारे वर्ग आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, और जिन स्क्वायर के साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, भुजाएं बराबर हो जाएंगी, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी के जितने भी क्वाड्रिलेटरल बचते हैं तो वो आपस में सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है ना, बाकी के आपस में कंपैरिजन किया जाए तो सिमिलर नहीं होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलेटरल अगर आप पकड़ो और उसमें एक भी क्वाड्रिलेटरल आपको सिमिलर ना मिले तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये ध्यान रखना है। तो सिमिलर के लिए क्या जरूरी है, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब शेप सेम होने के लिए दो कंडीशन और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और दूसरा उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर, यानी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों चीज आपको किसी क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, सिमिलर है। समझ में आएगा। तो इसीलिए जो क्वाड्रिलेटरल बनता है यानी कि जो मतलब जो स्क्वायर होता है, तो आप कोई भी स्क्वायर ले लो, ठीक है ना, वो आपस में सिमिलर होता ही होता है, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो पहले ही बराबर होते हैं। दूसरा, अगर अपन उनके रेशियो निकाले, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालें तो वो भी बराबर ही आता है, चाहे आप कोई भी साइड ले लो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। मतलब कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, क्यों, कारण क्या है, तो सिमिलरिटी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। वो तो अपन डायरेक्ट याद कर लिए कि जितने प्रकार के स्क्वायर होते हैं सबके सब सिमिलर होते हैं, पर वो भी क्यों। अब बाकी के जो क्वाड्रिलेटरल सारे के सारे रेक्टेंगल, सारे के सारे रोम्बस या सारे के सारे जो काइट हैं वो आपस में सिमिलर क्यों नहीं होते हैं, तो उसके पीछे की कहानी इन दोनों पॉइंट पे है कि सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ उनका साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये अगर अपन देखते हैं तो ये केवल अगर अपन स्क्वायर को पकड़ के देखते हैं तो कोई भी स्क्वायर ले लो उसमें ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही होती है, लेकिन अदर क्वाड्रिलेटरल अगर पकड़ते हैं तो उनमें ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। जैसे मान लो हमने एक स्क्वायर लिया, एक ये 4 का ले लिया, और दूसरा मान लो मैंने क्या ले लिया, कितने का ले लिया, मान लो 5 का ले लिया, ठीक है। तीसरा मान लो मैंने क्या ले लिया, 8 का ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। तो अगर इसका इसके साथ रेशियो देखो, एंगल तो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर ही होंगे। 90 डिग्री के स्क्वायर बना रहा हूँ तो उसके एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री को, तो चारों साइड इक्वल होते हैं।
अब इसका इसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसके सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर आएंगे। और जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालोगे, जैसे ये ए बी सी डी है, ये पी क्यू आर एफ है, और इसको भी मान लो एम एन या टी भी, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो अब जैसे इसका रेशियो निकालोगे तो इसका इसका 4/5 ही आएगा। अभी का रेशियो क्या आएगा, 4/5 बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसका इसके साथ रेशियो निकालूंगा तो 4/8 4/8 4/8 4/8, सब का 1/2 1/2, यानी रेशियो सब में क्या आने वाला है, इक्वल ही आने वाला है। इसीलिए जितने भी प्रकार के अपन के स्क्वायर बनते हैं वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन अदर क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो आपस में सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। कारण ये है कि उनके अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों में से अगर कोई भी एक चीज मिस हुई तो वो फिर सिमिलर नहीं कहलाएगा, भले एक ही टाइप का क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो। आगे बात समझ में क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। अब अगर बाकी के जो बचे हैं उनमें अगर सिमिलरिटी चाहिए तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, उनमें बराबर मिलनी चाहिए। कोई डाउट, ठीक है, समझ गए। अब अगर अपन किसकी बात करते हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है ना, कि क्या सारे के सारे ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। सबसे पहले भाई कॉन्ग्रुएंस पे पहुंचने से पहले तो अपन को सिमिलरिटी में ही आना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो यही चीज देखना है कि वो सिमिलर है कि नहीं। अब बात करते हैं त्रिभुज की। तो यहाँ पे ये पूछा जाए कि क्या सारे के सारे ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या सारे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं कि नहीं। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सारे के सारे ट्राइंगल जो होते हैं वो आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है ना। सारे के सारे ट्राइंगल यानी सभी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि सारे के सारे ट्राइंगल एक ही टाइप के नहीं होते ना, अलग अलग टाइप के भी होते हैं। क्या होते हैं, ट्राइंगल के भी क्या है, टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो अगर देखो जैसे हम अपन बोले कि ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर एंगल के बेस पे बोला जाए दो तरीके से आप इसको बोलोगे। कोण के आधार पे बताते हैं, दूसरा साइड यानी कि भुजाओं के आधार पर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर एंगल के बेस पे देखा जाए तो ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो एंगल के बेस पे अगर आप देखते हो तो एंगल के बेस पे जो ट्राइंगल होते हैं तो सबसे पहला तो मान लो क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, यानी न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, क्लियर। दूसरा आपका राइट एंगल ट्राइंगल त्रिभुज, ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्लियर। और दूसरा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज मतलब हो गया अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब ये होता है कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों के तीनों एंगल क्या हो, जब तीन एंगल होते हैं ना, तीनों के तीनों एंगल 90 से क्या हो, कम हो। जैसे ट्राइंगल अपन बनाते हैं, जैसे मान लो अपने पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसके पार्ट जो होते हैं, जो ट्राइंगल की अगर बात करूं तो ट्राइंगल के पार्ट क्या क्या होते हैं, पार्ट ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के भाग क्या होते हैं, त्रिभुज के भाग। तो त्रिभुज के कौन कौन से भाग होते हैं, पहला तो हो गया एंगल, क्या हो गया, एंगल यानी कोण। और दूसरा हो गया उसका साइड, साइड मतलब हो गया भुजाएं, भुजा। ये दोनों ट्राइंगल के क्या है, पार्ट हैं, ठीक है ना। तो अगर एंगल के बेस पे देखा जाए तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, मतलब न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण त्रिभुज होते हैं, ठीक है ना। तो न्यून कोण किसको, न्यून कोण त्रिभुज किसको बोला जाता है, जिसके तीनों एंगल, जब त्रिभुज के तीनों एंगल, ट्राइंगल एक बना लेते हैं कहीं पे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर अपन ट्राइंगल बनाते हैं तो जब इसके तीनों के तीनों एंगल क्या हो, 90 से कम हो, तो वो किस में आ जाएगा, एक्यूट में आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, वह ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से क्या हो, बड़ा होना चाहिए, एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना। देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से क्या हो, छोटे हो। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, वह ट्राइंगल जिसका एक एंगल बस 90 डिग्री का हो, बाकी के दोनों 90 से कम ही रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल, एक कोण क्या हो, 90 से बड़ा हो, लेकिन बाकी के दोनों 90 से छोटे ही रहेंगे। मतलब इन दोनों में कोई एक ही एंगल क्या हो, 90 का हो तो राइट एंगल, और एक एंगल 90 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो किसमें चला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल में चला जाएगा, यानी अधिक कोण त्रिभुज में। लेकिन एक्यूट के लिए तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए। इस पॉइंट को पकड़ के रखे रहना अच्छे से। क्या बोला मैंने कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जब सारे एंगल 90 से क्या हो, कम हो। राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल बस केवल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, बाकी के दोनों 90 से कम ही रहेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज किसको बोला जाता है, जिसका एक कोण, एक एंगल 90 से क्या हो, बड़ा हो, बाकी के दोनों 90 से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, तो वो किसमें चला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में। आई बात समझ में। अब साइड के बेस पे अगर अपन बात करें तो क्या होता है, साइड पहले एंगल के बेस पे अपन ने देख लिया। अब साइड यानी भुजाओं के आधार पे अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे साइड के बेस पे अगर अपन बात करते हैं
साइड के बेस पे अगर बात की जाए तो कितने प्रकार, तो पहला तो हो गया अपना स्केलेन ट्राइंगल, यानी तो पहला तो हो गया अपना स्केलेन ट्राइंगल, यानी देखो अच्छा अपन क्या बात करते हैं, पहले समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके सारे साइड क्या हो? इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके सारे साइड क्या हो? इक्वल हो, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट? समबाहु त्रिभुज किसको बोला जाता है? जिसकी सभी, देखो यहाँ पे समबाहु, समबाहु मतलब हो गया समान भुजाएं। समबाहु मतलब जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं, तीनों के तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो, उसको क्या बोला जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं उनके तीनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल मतलब समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रायंगल बनाना, अगर इसके सारे के सारे साइड मान लो इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल ये फंस रहा है, इसके अपोजिट एंगल ये फंस रहा है, इसके अपोजिट एंगल ये फंस रहा है, ये तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तीनों एंगल कितने के होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोला हमने? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोस्केल ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो देखो समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। समद्विबाहु मतलब इसके चारों चारों तीनों साइड इक्वल नहीं होते हैं, केवल दो साइड, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। इसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। और इसी के अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। टू एंगल आर इक्वल। अब कौन सा एंगल इक्वल रहेगा? अपोजिट। जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? मतलब इक्वल होंगे, उसके सामने जो कोण बसेंगे वो वाले इक्वल होंगे, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु। जैसे मान लो अगर स्ट्रक्चर बनाए तो मान लो ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो ये मान लो हमने एक समद्विबाहु का त्रिभुज बनाया, ऐसे मान लो ये, ठीक है। तो ये वाला साइड मान लो आपस में अगर बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये अगर मान लो ए बी सी बनाया तो ये मान लो ये ए बी और ए सी आपस में बराबर है, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन फंस रहा है? सी। और ए सी के अपोजिट एंगल कौन फंस रहा है? बी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? कि इसका ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और ए सी के अपोजिट एंगल कौन फंस रहा है? बी, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और जो तीसरा वाला साइड है बी सी, इसको ध्यान रखना, उसे इस ट्राइंगल का बेस यानी कि आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज की। अब एक अपने पास कौन सा त्रिभुज है जिसके तीनों साइड क्या हो? अनइक्वल, तीनों साइड क्या हो? एक बराबर ना हो, ठीक है ना। वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? जिसके तीनों साइड बराबर ना हो। स्केलेन ट्राइंगल। कौन सा? स्केलेन ट्राइंगल मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोला हमने? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसके ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सारे के सारे भुजाएं जो होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, ठीक है ना। डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारे के सारे साइड क्या हों? अलग अलग। और जब सारे साइड इक्वल नहीं होंगे, अलग होंगे, तो ऑल एंगल्स आर डिफरेंस, यानी कि सारे के सारे एंगल जो भी होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंस हो जाएंगे। उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा? एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूट ट्रायंगल। इसके दूसरे ये किसके बेस पे हो गया? ये एंगल के बेस पे हो गया। जब सारे के सारे कोण जो है वो 90 से कम हो तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी के दोनों 90 से कम हो तो वो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल। एक कोण 90 से अधिक हो, बाकी के दोनों 90 से छोटे ही रहेंगे, वो कौन सा कहलाएगा? ऑब्ट्यूट एंगल यानी अधिक कोण। अब साइड के बेस पे अगर बात किया जाए, यानी भुजाओं के आधार पे अगर बात किया जाए, तो भुजाओं के आधार पे ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके सारे साइड क्या हो? डिफरेंट हो, उनके मतलब सभी साइड की लंबाई जो है वो अलग अलग रहेगी और उसके एंगल भी क्या रहेंगे? अलग अलग, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज जिसके सारे के सारे एंगल क्या हो? इक्वल हो, सारे के सारे साइड भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समबाहु यानी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, जिस जो साइड आपस में बराबर होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके दो साइड क्या हो? इक्वल हो और उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? दो इक्वल होंगे। तीसरा साइड जो होगा वो उन दोनों के बराबर नहीं होगा और उसको क्या माना जाता है? बेस माना जाता है, ठीक है ना, ट्रायंगल का। क्लियर हो गया? तो इतने प्रकार के ट्रायंगल हैं अपने पास। अब इन ट्राइंगल में से कौन सा ट्राइंगल ऐसा है जो अगर मैं उस पर्टिकुलर अब देखो, पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि क्या सारे के सारे ट्राइंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने क्या बोला कि क्या सारे के सारे साइड्स आपस में सिमिलर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था? सारे के सारे साइड आपस में जो है वो सिमिलर नहीं होते,
सारे के सारे साइड बोल रहा हूँ, सारे के सारे ट्राइंगल जो होते हैं वो आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि ट्राइंगल भी कई प्रकार के बनते हैं। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या कोई ऐसा ट्राइंगल है, अभी इन सभी ट्राइंगल में से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर ट्राइंगल क्या है जिसमें हम ये बोलें कि उस टाइप के जितने भी ट्राइंगल होंगे वो आपस में सिमिलर होंगे। जैसे हमने बोला एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्केलन और इक्विलेटरल और आइसोस्केल। क्या इन छह ट्राइंगल में से कोई ऐसा ट्राइंगल है क्या जो कि अपन उस टाइप का अगर जितने भी ट्राइंगल पकड़ते हैं वो आपस में क्या हो, सिमिलर हो? ठीक है ना। तो उसका आंसर ये है कि हाँ, इसमें से एक ऐसा ट्राइंगल है जिसको अपन क्या कर ले, उठाएंगे और देखेंगे तो उसके सारे के सारे ट्राइंगल आपस में क्या कहलाएंगे, सिमिलर। ठीक है ना। तो वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर हो गया? क्या बोला हमने? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ऐसा ट्राइंगल है कि जितने भी प्रकार के आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो वो सारे के सारे आपस में क्या रहेंगे, सिमिलर ही होंगे। अब ये ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये था, अभी अपन जस्ट पीछे पढ़े थे कि पॉलीगन अगर अपने पास है और पॉलीगन में अगर सिमिलरिटी अपने को देखना है यानी समरूपता देखना है तो उसका पहला कंडीशन क्या था कि सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखें यानी इसी समबाहु त्रिभुज में देखा जाए तो जैसे मान लो मैंने एक समबाहु त्रिभुज लिया, क्या ये, इसके मान लो साइड जो है वो 3 3 है। अब एंगल तो सबका बराबर ही होगा। मैंने क्या बोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं। कितने होते हैं? 60 60 के होते हैं। भाई तीनों साइड बराबर करोगे तो अपोजिट एंगल भी इक्वल। तीनों एंगल इक्वल करूंगा, तीनों एंगल का सम 360 होता है तो सॉरी तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो तीनों को बराबर रखेंगे तो कितना कितना रखेंगे, 60 60 रखेंगे तभी तीनों का सम कितना आएगा, 180। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ट्राइंगल मान लो हमने बना दिया कितने का, अब ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे तो सारे साइड अपने को बराबर ही रखने पड़ेंगे। इसके भी एंगल कितने होंगे, 60 60 के ही होंगे। अब जितने भी आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओगे सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, सिर्फ 60 60 के ही बनेंगे। अब इनका रेशियो निकालोगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, जैसे इसका इसके साथ निकालो 3/6, इसका इसके साथ निकालो 3/6, इसका इसके साथ निकालो 3/6, सबका रेशियो क्या आएगा, कट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। और जो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंस में अगर पहुंचाना होगा तो दोनों के साइड क्या कर दो, इक्वल कर दो, क्योंकि सिमिलर ही कॉन्ग्रुएंस में जा सकता है। आई बात समझ में? समरूप ही कहां पहुंच सकता है, सर्वांग में। तो समरूप के लिए क्या कंडीशन था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखो इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, और इनके रेशियो जो है यानी इनके साइड का रेशियो निकालूंगा तो वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है कि किसी भी प्रकार के अगर अपन ट्राइंगल बनाएं तो वो आपस में क्या होगा, सिमिलर ही होगा, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल आप इक्विलेटरल ट्राइंगल पकड़ लो, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको बराबर मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी क्योंकि सभी 60 60 के होते हैं। और दूसरा चीज, जब सभी साइड आपस में बराबर होते हैं तो आप इनका रेशियो निकालोगे तब भी क्या आएगा, बराबर। आई बात समझ। इसमें ये पूछ लिया कि क्या बाकी के जो ट्राइंगल हैं तो क्या उनमें ऐसा कोई ट्राइंगल, मतलब बाकी के जो ट्राइंगल है वो कभी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं भाई। कोई एक पर्टिकुलर ट्राइंगल आप पकड़ो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दो, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ गया ना टॉपिक कि कौन सा ट्राइंगल इन सभी में से कौन सा ऐसा ट्राइंगल है कि उसको अगर अपन किसी उसी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात करें और उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो सारे के सारे आपस में होंगे सिमिलर, तो वो कौन सा है, अपना समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों ऐसा है ये समझ में आ गया, ठीक है ना, क्योंकि उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, और अगर सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर हो जाए तो वो इसमें चला जाएगा, कॉन्ग्रुएंस। लेकिन बाकी के जो ट्राइंगल बचे हैं तो वो भी आपस में सिमिलर हो सकते हैं, कब और किस केस में, तो उसका कंडीशन यही है कि सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, और उसके सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, बराबर। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो वो इक्विलेटरल के केस में आप कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो, कोई भी समबाहु त्रिभुज, उनमें ये दोनों स्टेटमेंट जो होते हैं वो फॉलो हो ही जाते हैं। लेकिन बाकियों के केस में वो दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं होते। बहुत से लोगों को ना इसमें ये चीज कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानने में उनको गड़बड़ी हो जाती है कि इनमें से जो अपने को शेप दे रखा है उसमें से कौन सा वाला शेप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड किसको लेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको लिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलो थोड़ा सा इसका भी एग्जाम्पल अपन लोग थोड़ा सा देख ही लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बना रहा हूँ और इसमें अपन को ये समझना है कि क्या वो आपस में सिमिलर है कि नहीं है, और उसको समझने के लिए अपन को पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब साइड पता होना चाहिए कि कौन सा है। ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे मान लो हमने क्या बनाया, एक ट्राइंगल ही बना देता हूँ। मान लो अपन एक ट्राइंगल ये बनाया पी क्यू आर। ठीक है ना, इसका एंगल जो है वो वाला कितना है, ये 90 डिग्री का है मान लो, और ये मान लो कितने का है 45 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा मान लो ट्राइंगल अपन बनाते हैं, ये बना लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ये मान लो हमने बना दिया, ये कितने का है, यहाँ पे नहीं, इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लो कि
ये जो है ये, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये कितने का है, 60 का है, और ये कितने का है, 30 का है, ठीक है ना, पी क्यू आर। ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं, ये मान लो क्या है अपना ए बी सी, ठीक। इसको मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये 30 का है, और ये वाला जो है वो 60 का है, ठीक है। अब हमको ये पहचानना है कि क्या ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझना, ट्राइंगल में सिमिलरिटी जो बताई जाती है वो कैसे बताई जाती है। ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में अगर सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, तो ये सिमिलरिटी का चिन्ह है, सिमिलर ऐसे लगाया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में सिमिलर है, समरूप है, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि सिमिलरिटी कैसे रखी जाती है। अगर हमने बोला ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसे सिंबल लगा दिया ए बी सी के, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये जो सिंबल अपन ने बनाया है यहाँ पे, ये काहे का है, ये सिमिलर का है, काहे का है, सिमिलर का। सिमिलर मतलब समरूप का, ठीक है ना। और अगर इनके कोरेस्पॉन्डिंग, अब ये तभी होंगे जब इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, बराबर हो। तो अब ये पहचानना है अपने को कि इसमें से कौन सा एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है और कौन से साइड का रेशियो जो है वो मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड होंगे, ठीक है ना। तब देखो, जैसे मान लो अपन ले लिया एंगल ए जो है वो एंगल क्यू के बराबर है यहाँ पे 90 डिग्री, इसका मतलब ए और क्यू ये आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। एंगल ए और एंगल क्यू ये आपस में क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है ना, जो बराबर। अब जैसे मान लो ये ले लेते हैं, कोण पी जो है वो किसके बराबर है, कोण सी के, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, संगत कोण। ऐसे ही आर का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये 30 का है, तो वहां पे कौन है, बी जो है ये 30 डिग्री का है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, क्यू, पी का सी और आर का बी। इस तरीके से इनके जितने भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो कोरेस्पॉन्डिंग साइड की अगर बात करें, जैसे मान लो हमें ये पहचानना है कि कौन से साइड आपस में कोरेस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए सी, अपन ए सी का पकड़ना है, ए सी ये साइड, इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए सी का। तो जरा ये देखो, ये 90 और 60 को मिलाने वाली, कौन से तो एंगल को मिला रहा है, 90 और 60 को। यहाँ पे 90 और 60 को कौन मिला रहा है, पी क्यू, यानी ए सी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गया, पी क्यू। ए सी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गया, पी क्यू। क्लियर हो गया। ऐसे अगर मान लो हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ ए बी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, इसका बोला ए बी का, तो ए बी में 90 और 30 को मिलाने वाली लाइन कौन है, क्यू आर है। यहाँ पे ये 90 और 30 को मिलाने वाली लाइन है ना ए बी, तो इसमें 90 और 30 को मिलाने वाली लाइन कौन है, क्यू आर, यानी ये आपस में क्या हो जाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ऐसे ही 60 और 90 यानी बी सी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा, तो 60 और 30 को मिलाने वाला, तो 60 और 30 को मिलाने वाला साइड कौन है, यहाँ पे पी आर है, तो बी सी जो है वो पी आर का कोरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्लियर हो गया। सेम एंगल को मतलब जो एंगल यहाँ पे आपस में ज्वाइंट करने वाली जो साइड है, उन्हीं दोनों एंगल को ज्वाइंट करने वाली जो इधर साइड मिलेगी, वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कोरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को सिमिलर होना है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल अपने को इक्वल दिख रहा है। साथ ही साथ कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर ए सी और पी क्यू, ए सी और पी क्यू, तो जैसे मान लो कि ए सी जो है वो कितने का है, 4 का है, और पी क्यू जो है वो कितने का है, मान लो 2 का है, कितने का है, 2 का है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब जो मान लो बी सी जो है वो कितने का है, नहीं इसको मान लो कितने हाँ बी सी को, ए बी को मान लो कितने का है, 3 का है, तो 5 हो जाएगा, है ना। अब इसको मान लेते हैं कि ये 10 का है, और जो है ये 8 का है, और ये मान लेता हूँ 6 का है। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं अपन 8 का, और इसको मान लेते हैं 6 का। ये थोड़ा सा अब ऊपर नीचे दिख रहा है, तो इसमें ये क्लियर हो गया। तो अब जैसे मान लो ए सी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पी क्यू, ए सी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पी क्यू। तो ए सी और पी क्यू का रेशियो अगर निकालेंगे तो ए सी कितना है, 4, और पी क्यू कितना है, 8, कितना आ रहा है, 1/2। ऐसे ए बी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, क्यू आर, तो ए बी और क्यू आर का निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, ए बी का 3 और क्यू आर का 6, तो कितना हो गया, 1/2। ऐसे यहाँ पे बी सी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है, पी आर, तो इनका आपस में रेशियो निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, 5/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर हो गया। तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहा, बराबर, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या रहा, इक्वल। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। अब अगर मान लो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हुए, तब ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर नहीं कहलाएगा, यानी उनके संगत कोण अगर बराबर नहीं हुए, भले राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल मान लो है, लेकिन इनके बाकी के जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो अगर आपस में इक्वल नहीं मिल रहे हैं तो वो सिमिलर नहीं कहलाएगा। क्लियर, ठीक। अगर मान लो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में मान लो मिल रहे हैं, लेकिन अगर साइड का रेशियो बराबर नहीं हुआ तो भी ये क्या है, आपस में सिमिलर नहीं कहलाएंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी के लिए दोनों केस जरूरी है, पहले तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, दूसरा कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे पहचानते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट, ठीक। तो ये था ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है, समझ गए। तो बहुत ज्यादा खतरनाक टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर से रिलेटेड, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास मतलब बुक वगैरह देखिए, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट या जितने भी क्वेश्चन है उनको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, और समझिए, ठीक है, कि कौन
कॉन्ग्रुएंस है, कौन सिमिलर है, क्या कंडीशन है, अगर नहीं है तो कब किस केस में हो सकता है, इन सारे केसेस को अच्छे से क्या करिए समझिए और उसके बाद क्वेश्चन वगैरह क्या है आपके आसानी से सॉल्व हो। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट?